नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। आज फिर चुनावी सफर हमारा आगे बढ़ा और मैं इस वक्त करनाल में मौजूद हूं। करनाल के वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। हम उनके साथ सिर्फ करनाल नहीं, क्योंकि जो यहाँ जिन पत्रकार बंधुओं के साथ मैं मौजूद हूँ, वो करनाल, कैथल, कुरुक्षेत्र, यहाँ के एक-एक सीट की ज़मीनी हकीकत से वाकिफ़ हैं। वहाँ के समीकरण इनको पता है, कौन किसका खेल बिगाड़ रहा है, कौन किसका खेल बना रहा है, सारा कुछ समझेंगे। 13 सीटें, 3 जिले, 13 सीटें। हमारे साथ गांधी जी हैं, देवेंद्र गांधी जी। वो आप तक जानकारी देंगे सारी एक-एक सीट की। और हमारे साथ नीरज जी हैं। दोनों पत्रकार बंधुओं से मैं एक-एक सीट का आपको हिसाब-किताब पूरा ज़मीनी समीकरण आपको बताऊँगा। सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ करनाल से। और करनाल में पहले करनाल की ही सीट से, करनाल विधानसभा सीट, करनाल असेंबली, देवेंद्र गांधी जी से एक-एक करके एक-एक सीट समझेंगे। देवेंद्र गांधी जी, क्या समीकरण है? कौन ऊपर, कौन नीचे? देखिए, पहले तो आप ये समझिए कि करनाल में कांग्रेस और भाजपा हुँ। दो प्रत्याशी आमने-सामने हैं और बाइपोलर ये इलेक्शन है। यहाँ ना कोई किसी का खेल बिगाड़ रहा है, क्योंकि खेल बिगाड़ता तो कोई तीसरा आदमी तीसरा, हाँ। आता है। यहाँ पर कोई तीसरे आदमी का कोई वजन वजूद नहीं है। तो बाइपोलर इलेक्शन है और आमने-सामने की टक्कर है। और यहाँ जो जातीय समीकरण है वो भी काफ़ी अहम है। 9.5 साल यहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल विधायक रहे और 6 महीने जो है नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री रहे। तो दिलचस्प होगा यहाँ का मुकाबला। जगमोहन आनंद को उतारा है। जानकार कहते हैं कि कमजोर कैंडिडेट है, लेकिन भाजपा की स्ट्रेंथ भी है। इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि भाजपा स्ट्रेंथन है, भाजपा का अपना एक वोट बैंक है। वो कितना उसको मिलेगा जगमोहन के नाम पर, ये हम अभी नहीं कह सकते। लेकिन सुमित्रा सिंह भी बड़ा चेहरा है कांग्रेस का, 10 साल वो भी यहाँ पर विधायक रही हैं। हालांकि जमीनी हकीकत तो यही है कि लोगों को, आम जनता को, ये दोनों ही चेहरे पसंद नहीं आए थे। जब ये टिकटों की अनाउंसमेंट हुई थी, लोग कुछ और चेहरे चाहते थे, लेकिन जो है उसी को झेलना पड़ेगा। अब आपको उन्हीं में से किसी को चुनना पड़ेगा। तो जिनको चुनना पड़ेगा उनमें से ये दोनों चेहरे हैं। और अगर एज की बात करें तो मैं आज की तारीख में ये मानता हूँ, अगर जातीय समीकरणों पर ये चुनाव चला गया तो अभी ये चुनाव बराबर बराबर पे खड़ा है। अगर जातीय समीकरणों पर नहीं गया तो फिर कांग्रेस को एज मिल सकता है। कांग्रेस को एज करनाल में। करनाल के बाद नीलोखेड़ी की बात करते हैं। नीलोखेड़ी की बात आपसे, क्या है समीकरण नीलोखेड़ी में? नीलोखेड़ी में देखिए, सिटिंग एमएलए जो थे यहाँ से इंडिपेंडेंट बने थे, उनको कांग्रेस ने उतारा है। और वो कांग्रेस को लगता था कि कांग्रेस के पास वहाँ कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नहीं था, तो उनको उतारने का कारण यही है कि कांग्रेस के पास वहाँ कैंडिडेट तो नहीं है। अब वो कितना कंसोलिडेट कर पाते हैं वोट को, और उनका मुकाबला जो बीजेपी के पहले वहाँ से पूर्व में एमएलए रहे हैं वो उनके साथ है। कबीरपंथी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट वहाँ पे हैं, और बाकी बीजेपी का एक अपना एक सिस्टम है चुनाव लड़ने का। तो कांग्रेस उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा लैग कर रही है, जो बीजेपी की कैंपेनिंग है या और जो कई सारे फैक्टर्स है। करनाल के नज़दीक है नीलोखेड़ी, तो करनाल सीएम सिटी रहा है 10 साल, तो उसका एक एडवांटेज अलग से है नीलोखेड़ी को और बीजेपी को कांग्रेस के ऊपर। तो थोड़ा सा मैं मानता हूं कि वहां बीजेपी स्लाइटली अहेड है, थोड़ा सा। हाँ, कांग्रेस। चलिए, इसके बाद आते हैं इंद्री पर। इंद्री सीट पर क्या समीकरण है? कौन कौन टक्कर में है और कौन एज, अपर हैंड पे कौन है? देखिए, जो इंद्री विधानसभा क्षेत्र है वो इसको हम कह सकते हैं कि वहाँ पर भाजपा को भी डेंट पहुँच रहा है और वहाँ कांग्रेस को भी डेंट पहुँचता है। जिसको डेंट ज़्यादा पहुँचेगा वो सीट लूज कर सकता है। अभी की अगर बात करें तो यहाँ पर आपने सुना होगा करणदेव काम्बोज जो पूर्व मंत्री हैं और अपना बैकवर्ड मोर्चा के वो प्रदेश अध्यक्ष थे बीजेपी के, उन्होंने बगावत कर दी। वो टिकट चाहते थे इंद्री से, लेकिन टिकट नहीं मिला। यहाँ राम कुमार कश्यप के चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है। राम कुमार कश्यप मौजूदा विधायक हैं यहाँ से, लेकिन दिक्कत ये कि राम कुमार कश्यप जो है वो भी कुरुक्षेत्र से आते हैं और बहुत ज़्यादा वो फील्ड में सक्रिय नहीं है। कास्ट वोट बैंक की वजह से उन्हें यहाँ पर उतारा गया है। जबकि दूसरी तरफ राकेश काम्बोज हैं, वो लगातार यहाँ पर एक बार चुनाव जीते थे 2005 में, लेकिन तब बदकिस्मती कहिए, जो भी कहिए, उनकी किस्मत ने साथ नहीं दिया। वो भजन लाल के साथ चले गए और बाई इलेक्शन की नौबत आ गई। उसके बाद वो विधायक यहाँ से 20 साल हो गए, लगभग 18-19 साल वो यहाँ से विधायक नहीं बने। तो एक तो सिंपथी उनके साथ कुछ नजर आती है।
दूसरा करणदेव काम्बोज का जो समर्थन उनको मिला उसकी थोड़ा सा उनको अप पॉइंट नज़र आता है। तीसरी जो बड़ी बात है, एक यहाँ पर उड़ाना थे, वो जो चुनाव लड़ गए बीजेपी से थे, वो उन्होंने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इनेलो बसपा के कैंडिडेट के तौर पर ताल ठोक दी, तो वो शायद बीजेपी का थोड़ा बहुता खेल बिगाड़ सकते हैं। इस वक्त अगर मैं अपर हैंड की बात करूं तो इंद्री विधानसभा क्षेत्र जो है अभी ऐसा दिखता है आज की तारीख में कि राकेश काम्बोज का परिणाम वहाँ थोड़ा भारी है। ये वही कर्णदेव कंबोज का इलाका है जिनका वीडियो आप सबने देखा था। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाते रह गए, तरस गए, लेकिन हाथ नहीं मिलाया था कर्णदेव कंबोज ने। और बाद में तो बातें और सारी आई कि क्या क्या कहा, तू मुख्यमंत्री है, तुझे ही नहीं पता है तो कैसा मुख्यमंत्री, किस काम का मुख्यमंत्री, किसे टिकट मिल रहा है। खैर, आगे बढ़ते हैं असंध सीट पर। असंध का क्या नीरज जी हालचाल है? असंध देखिए, वहाँ पे अभी भी कांग्रेस का एमएलए है शमशेर गोगी, बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट रहे हैं पहले भी। और अब बीजेपी को वहाँ थोड़ी सी दिक्कत ये हो गई है कि जिलेराम शर्मा जो बीजेपी में कैंडिडेट थे, मतलब एस्पायरेंट थे टिकट के, वो उनको टिकट नहीं मिला तो नाराज होके और वो इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं। और ब्राह्मणों का वहाँ बहुत बड़ा एक वोट बैंक है, और वो वोट बैंक अगर खिसक जाता है बीजेपी से तो सीधा बीजेपी को नुकसान है। योगेंद्र राणा का कास्ट इक्वेशन भी उतना स्ट्रॉन्ग वहाँ नहीं बनता है, और उस वजह से दूसरा फिर एक बख्शीश सिंह विर्क जो पहले सीपीएस भी रहे हैं और वहाँ से एमएलए रहे हैं बीजेपी के, वो भी अब कांग्रेस में आ गए हैं। तो शमशेर गोगी के पास 2-3 ये फैक्टर जो हैं पॉजिटिव हैं। और तीसरा वो चौथा एक कारण ये है कि वो एक सिख डोमिनेटेड कंस्टिट्यूएंसी है और बहुत बड़ा कंस्टिट्यूएंसी है वो, तो उसमें सिख डिसाइडिंग फैक्टर रहता है। तो एक सिख फेस आने से, बख्शीश सिंह विर्क के आने से कांग्रेस बहुत मजबूत स्थिति में मुझे वहाँ लगती है। असंध में भी कांग्रेस मजबूत है। एक और सीट है आपकी घरौंडा। घरौंडा विधानसभा में बड़ा दिलचस्प है मुकाबला। 2 बार से वहाँ भाजपा के विधायक है हरविंदर कल्याण, और यहाँ से कांग्रेस ने उतारा है वीरेंद्र राठौर को। वीरेंद्र राठौर यहाँ से 3 बार चुनाव हार चुके हैं, लेकिन कांग्रेस ने फिर उन पर दाव खेला है। और ये कांग्रेस जो है इस बार उनको बड़ी उम्मीदें हैं वीरेंद्र राठौर को, क्योंकि एक तो सत्ता विरोधी थोड़ी लहर दिखाई देती है, और दूसरा उनका मजबूत पक्ष ये है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुल करके उनका साथ दे रहे हैं, जबकि शुरू में ऐसा नहीं था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनके समर्थन में रैली भी की। तीसरी बड़ी बात यह कि इस सीट पर राहुल गांधी भी होकर के गए हैं। वो गुपचुप तरीके से आए थे और इसकी भनक नहीं लगने दी थी किसी को, तो वो शायद गोगड़ीपुर में आए थे, तो वो वहाँ पर आए थे, उसका भी एक असर है। मुझे लगता है कि पहले तो थोड़ा कहा जा रहा था कि एज है हरविंदर कल्याण को, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये सीट अब बराबर पर आकर के फंसी हुई है। किसके पक्ष में चली जाएगी ये वोटर डिसाइड करेगा। अभी इस सीट को कुछ भी किसी को एज दे देना, वो मेरे ख्याल से हमारे साथ भी अन्याय होगा, दर्शकों के साथ भी अन्याय होगा। बड़ा परफेक्ट जो है देवेंद्र गांधी जी ने कहा। हालांकि अगर 5 सीटों पर देखें तो आज की तारीख में 3 पर कांग्रेस को एज है, 1 पर अभी बता ही नहीं जा सकता है कि एज किसको है। 1 सीट पर बीजेपी अपर हैंड पर नजर आ रही है। करनाल की 5 सीटों की ये तस्वीर थी। हम कैथल बढ़ते हैं। कैथल से ग्राउंड रिपोर्ट हमने बताई थी, लेकिन पत्रकार कैसे देखते हैं? हम लोग बहुत दूर से आए हैं, बहुत हो सकता है कुछ चीज़ें हमारे सामने हम आप तक पहुंचाते हो, हमारे पहुंचते वहां पर मैनिपुलेशन हो जाता हो, कुछ प्रायोजित लोग भी पहुंच जाते हो, तो कैमरे पर हो सकता है वो जो जनता के बीच का मिजाज है वो आप तक प्रॉपर आ ना पाता हो। लेकिन जो स्थानीय पत्रकार होते हैं उनको जमीन का पूरा जमीनी हकीकत पता होती है उनको। कैथल में सबसे पहले कैथल की ही बात करेंगे। देवेंद्र गांधी जी, कैथल हॉट सीट है, सुरजेवाला के पुत्र। देखिए, आदित्य सुरजेवाला को वहां पर चुनाव मैदान में उतारा गया। रणदीप सुरजेवाला के बेटे हैं वो, और बीजेपी ने वहां से लीलाराम गुर्जर को टिकट दिया है। तो आज के हालात के हिसाब से देखें तो एंटी इनकम्बेंसी तो जो है वहां पर है। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने वहाँ डेवलपमेंट बहुत कराया है, लोगों में चर्चित रहे हैं वो। आज की तारीख में अगर हम देखें, लोगों से बात करके देखें, अगर वहाँ कोई कास्ट का जादू नहीं चला, मतलब एक चमत्कार होता है ना जी, वो अगर नहीं हुआ तो ये आदित्य सुरजेवाला ये सीट निकाल ले जाएंगे बड़ी आसानी के साथ। भाजपा के बहुत सारे लोग छोड़ के जा रहे हैं कांग्रेस में। मैं कहता हूँ कांग्रेस से ज़्यादा वो रणदीप के पास जा रहे हैं, क्योंकि रणदीप एक बड़ा चेहरा, एक बड़ा फेस है हरियाणा की राजनीति में। तो मुझे लगता है कि आदित्य चौटाला को ये सीट निकालने में कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी।
देखिए इसका मतलब हमारी जो है एनालिसिस आदित्य सुरजेवाला, हमारी एनालिसिस दुरुस्त थी, वहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट दुरुस्त थी, क्योंकि यही हूबहू यही बात कैथल से हमारी रिपोर्ट में आई थी कि कोई चमत्कार ही हो सकता है, जो वहाँ पर लीलाराम को या भाजपा के पक्ष में चुनाव को कर दे, ये चमत्कार ही हो सकता है। कैथल की एक और सीट है गोला। जी, गोला में देखिए काफ़ी सिचुएशन अलग है। क्या अगर हम कैथल से कंपेयर करें, वो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है पंजाब का, और वहाँ इश्यूज बहुत सारे हैं। जो ड्रग एडिक्शन वहाँ बहुत बड़ा इशू है, और अभी वो जीजेपी के पास ईश्वर सिंह वहाँ से एमएलए थे जेजेपी से, तो अब कांग्रेस ने वहाँ पे अपने जो पहले कैंडिडेट थे उनको बदल दिया है। अब वो देवेंद्र हंस के इंडिपेंडेंट, जिसने 29,000 वोट वहाँ से लिया था और 6,000 मात्र से वो हारे थे। तो बीजेपी के अभी सीटिंग वो जो पहले कैंडिडेट थे कुलवंत बाजीगर वही हैं। तो कांग्रेस को एक डबल एक वहाँ पे थोड़ा-सा एडवांटेज इसलिए लगता है हमें कि एक तो वो इंडिपेंडेंट जो इतनी वोट ले रहा है वो है, साथ में पार्टी का वोट अगर उसके साथ ऐड हो जाता है तो एक बड़ी बात हो जाती है। और दूसरा, ड्रग इश्यू वहाँ पे सरकार उतना कंट्रोल नहीं कर पाई है। पंजाब से वहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में ये इश्यू मतलब आता है ड्रग स्मगलिंग का। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है बीजेपी के लिए, मुझे लगता है वहाँ। बड़ा जबरदस्त है मामला, क्योंकि 29,000 अपने दम पर जो प्रत्याशी वोट ला सकता है, वो कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी है, इसलिए कांग्रेस भारी है वहां पर। पुंडरी, पुंडरी का क्या हालचाल? पुंडरी का जो विधानसभा क्षेत्र है ना, ये बड़ा दिलचस्प है। यहाँ अरसे से कोई पार्टी का विधायक बनता ही नहीं है, किसी पार्टी का, चाहे किसी मजबूत से मजबूत आदमी को आप टिकट दे दो। यहाँ पर जो जातीय समीकरण है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और जातीय समीकरण इस तरह से है कि मतलब जो रोड डोमिनेटेड ये बेल्ट मानी जाती है, और मेरे ख्याल कांग्रेस ने भी रोड को टिकट दिया है और बीजेपी ने भी रोड को टिकट दिया है। मुझे लगता है ये दोनों की ही पेच फंसा हुआ है, या मुझे दोनों की ही कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं लगती। मुझे लगता है सतबीर भाणा, जो कि वहाँ पर रणदीप सुरजेवाला के खासम खास हैं, उनका थोड़ा मुझे ज़्यादा लगता है कि वो आगे चल रहे हैं, या जो लोगों से बातचीत करते हैं, क्योंकि पार्टियों का वोट बैंक वहाँ है नहीं, क्योंकि टिकट ही ऐसे दी जाती है पार्टियों की तरफ से, या उस कोई श्राप मिला हुआ है पार्टियों को कि भाई टिकट हमने ऐसे आदमी को देनी नहीं वो जो जीत सके, तो टिकट ऐसे आदमी को ही दो। यहाँ पर पिछली बार जो था, बीजेपी ने करनाल घरोंडा के रहने वाले एडवोकेट वेदपाल को वहां भेज दिया था। तो सतबीर भाणा जो है वो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हो सकते थे अगर कांग्रेस उन्हें टिकट देती। अब रणदीप सुरजेवाला की नहीं चली तो वो आजाद खड़े हो गए। मुझे लगता है कि सतबीर भाणा वहां इन दोनों से मजबूत स्थिति में है। ये हालत आपको एक अंबाला कैंट का हाल हमने बताया था, लग रहा है कुछ कुछ वैसा ही है, लेकिन अंबाला कैंट से भी अलग है। अंबाला कैंट में भाजपा और निर्दलीय में मुकाबला है, यहाँ पर निर्दलीय ही ऊपर नजर आ रहा है। ये गजब की सीट है। ये पुंडरी पर हम अलग से भी एक चर्चा करेंगे कभी, क्योंकि पुंडरी, इसका इतिहास, राजनीतिक इतिहास बड़ा रोचक सा है कि यहाँ पर निर्दलीय ही, शायद सही कहा गांधी जी ने कि हो सकता है कुछ अभिशाप हो ऐसा। पुंडरी के बाद बढ़ते हैं कलायत। इस सीट पर भी नजर है, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस के सांसद जेपी के पुत्र हैं विकास सहारण मैदान में। यहाँ पर भी, और दूसरी तरफ मंत्री, महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा, जिनको हमने बताया था बड़ी लंबी चौड़ी सिक्योरिटी और फोर्सेज लेके, पुलिस वाले लेकर के वोट मांग रही हैं, वही बहुत इशारा कर रहा है चुनाव कैसा जा रहा है वहां पर। लेकिन कलायत की जो है तस्वीर को हम नीरज भाई से समझते हैं, क्या है कलायत? कलायत देखिए, कलायत एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी है पूरे रीजन में जहां मल्टी कॉर्नर कॉन्टेस्ट है। यहाँ आप देखिए कि विकास सहारण कांग्रेस से हैं और कमलेश डांडा बीजेपी की हैं ही। रामपाल माजरा आईएनएलडी के स्टेट प्रेसिडेंट हैं और वो एक बहुत फेमस नाम है वहाँ पे उस रीजन में। और उसके बाद आम आदमी पार्टी ने वहाँ अनुराग डांडा को लेके आई हैं, वो भी आम आदमी पार्टी के तो बहुत बड़े नेता हैं। तो अब ये मल्टी कॉर्नर होने की वजह से वहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन ये फैल गया है, क्योंकि वो जाट डोमिनेटेड कंस्टिट्यूएंसी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब थोड़ा सा सभी चारों कंटेंडर जो है, मेन कंटेंडर, वो जाट कम्युनिटी से हैं। अब ये डिसाइडिंग फैक्टर जो रहेगा वो जाट ही रहेंगे, तो वो किस तरफ जाते हैं। और कमलेश डांडा का, अब आप जैसा आपने बताया कि वो काफ़ी सिक्योरिटी के साथ वोट मांग रहे, तो उनका एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर रहा है वहाँ पे। वो मंत्री रही हैं तो वहाँ विरोध काफ़ी रहा है उनका। आंगनवाड़ी वर्कर्स वहाँ उनके घर के आगे
कम से कम 1 महीना बैठे रहे थे। तो ये कई सारी चीज़ें हैं और कलायत में थोड़ा-सा हम देखें तो अनुराग ढांडा भी थोड़ा बहुत वो जो कांग्रेस के साथ अलायंस की बात चल रही थी, तो इस सीट को लेके बहुत जिद कर रही थी, मतलब आम आदमी पार्टी की ये सीट तो हम लेंगे ही लेंगे। तो आपको भी वहाँ थोड़ा बहुत कुछ लग रहा होगा, लेकिन विकास सहारन मुझे लगता है कि उतने स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नहीं दे पाई कांग्रेस, जितना वहाँ पे देना चाहिए था। जेपी का बेटा होने के अलावा और कोई ज़्यादा ऐसी कोई क्वालिफिकेशन उनकी नहीं है कि वो वहाँ से कैंडिडेट हो सकते थे। कुछ और कैंडिडेट वहाँ थे, कुछ एक्टिविस्ट भी, एक लड़की थी श्वेता ढुल, उनको भी वहाँ से उतारा, मतलब क्लेमेंट थी वो टिकट के लिए, लेकिन नहीं कर पाई कांग्रेस। तो विकास सहारन कैंडिडेट कमज़ोर हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी मजबूत है। अब देखते हैं कि लोग क्या करते हैं। यानी कलायत की तस्वीर थोड़ी फंसी हुई सी है अभी। इसके बाद हम आते हैं कैथल के बाद कुरुक्षेत्र पर, और कुरुक्षेत्र की पहली सीट थानेसर पे बात करते हैं। थानेसर में किसके किसके बीच मुकाबला है और किसको एज है? देखिए, थानेसर बाइपोलर मुकाबला है, कैंडिडेट तो वहाँ कई हैं, लेकिन बाइपोलर इलेक्शन है भाजपा और कांग्रेस के बीच में। पिछली बार ये सीट कांग्रेस ने बिल्कुल थोड़े से मार्जिन से हार दी थी अशोक करोड़ा वहाँ पर इनेलो के स्टेट प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, स्टेट में मिनिस्टर भी रह चुके हैं इनेलो की सरकार में, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खास पंजाबी जो चेहरा माने जाते हैं वो हैं। तो मुझे लगता है कि इस बार शायद वो अपर पोजीशन में है, थोड़ा उनको एज है, और थोड़ा नहीं थोड़ा ज़्यादा ही एज है उनको, क्योंकि लोग उनके बारे में पॉजिटिव बातें करते हैं। वो कहते हैं कि अवेलेबल रहते हैं, लोगों के सुख दुख में शामिल रहते हैं, और अपने समय में उन्होंने डेवलपमेंट कराया है। ये एक बड़ी वजह है, और दूसरा कांग्रेस के पक्ष में थोड़ी वेव नज़र आ रही है, तो मुझे नहीं लगता कि उनको कोई ज़्यादा असुविधा होने वाली है। अगर वहाँ पर लास्ट मोमेंट पर आकर के धन बल का जो खेल चलता है वो ना चला, तो फिर उनके लिए मुश्किल नहीं होगी। कहा जाता है कि पिछली बार भी वो धन बल उतना नहीं लगा पाए थे, अगर लगा देते तो पिछली बार भी वो निकल जाते। अब धन बल का खेल कितना चलेगा, किसकी तरफ से चलेगा, और वो कितना इम्पैक्ट डालेगा, ये आपको 8 तारीख के नतीजे बताएंगे। लेकिन बड़ा रोचक बताया आपने कि यहाँ पर एज नहीं है, यहाँ पर काफी अपर हैंड है। धन बल ये कितना बदलेगा चुनाव, ये देखने वाली बात होगी। इसके बाद शाहबाद, इस सीट पर क्या तस्वीर है? इस सीट की में कौन-कौन मुकाबले में है? शाहबाद सीट देखिए, थोड़ा-सा शाहबाद सीट भी पहले जो रही है वो जैसे देवेंद्र भाई ने बताया ना, कुछ सीटों को श्राप मिला होता है, तो शाहबाद भी उनमें से एक सीट रही है। रामकरण काला पहले जेजेपी से यहाँ जीत गए हैं, और वो उनका विक्ट्री मार्जिन 37,000 था पिछले चुनाव में। उनकी एक वहाँ उस एरिया में पकड़ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और अब वो कांग्रेस ने इसीलिए उनको टिकट दिया है। जैसे अनिल धनतोड़ी वापस आ गए थे, फॉर्मर एमएलए जो यहाँ से रहे हैं, वो टिकट भी मांग रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने नहीं दिया। तो रामकरण काला पे अगर कांग्रेस ने खेला है तो वो नो डाउट स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं, और बीजेपी अगर एक कैंडिडेट नया चेहरा वो लेके आए हैं सुभाष कलसन, तो कलसाना का थोड़ा-सा वीक पॉइंट ये है कि वो ज़्यादा पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग नहीं है, उतना ही मतलब उतनी उनको एक्सपीरियंस नहीं है। तो रामकरण काला को मैं यहाँ मुझे लगता है कि एज है, एक तो कांग्रेस का होने की वजह से, और दूसरा वो उनकी खुद की पकड़ बहुत मजबूत है उस एरिया में। हालांकि उन पे एलिगेशन लगे थे नशे का, कि नशा बेचने में कहीं लिप्त हैं ये लोग, लेकिन वो बाद में थोड़ा सा उन्होंने मैनेज कर लिया, कोर्ट से भी उनको मेरे ख्याल वो रफा दफा हो गया था मामला बाद में। लेकिन अब जो रामकरण काला की स्थिति मुझे थोड़ी सी मजबूत लगती है, क्योंकि अगर बीजेपी वहाँ मजबूत स्थिति में, तो कृष्ण बेदी जो फॉरेन मिनिस्टर भी रहे हैं और खट्टर साहब के ओएसडी भी रहे हैं, वो वहाँ से दावेदारी जरूर करते हैं और वो टिकट भी ले लेते हैं वहाँ से। तो उनको वहाँ से अगर नरवाना भेजा गया है, तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि बीजेपी वहाँ स्ट्रॉन्ग पोजीशन में नहीं है। तो इसलिए रामकरण काला का मुझे थोड़ा सा एज लगता है। शाहबाद भी कांग्रेस को एज है। पेहोवा, इस सीट की चर्चा करनी जरूरी है। यहाँ पर पहले अजराना को टिकट दिया था भाजपा ने, उसके बाद एक बयान आया था, वो बयान भी हमने दिखाया था कि अजराना साहब ने मोदी को सबसे निकम्मा, इस देश का सबसे निकम्मा, अब तक का सबसे निकम्मा नकारा प्रधानमंत्री बताया था। बाद में दोनों खबरें आई कि टिकट उनसे वापस करवाया गया। ये भी एक खबर बनी कि सिख समाज से वो प्रत्याशी थे, और शायद उस किसान मूवमेंट का, पंजाब का कुछ दबाव भी था कि भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ना बेहतर नहीं है। खैर, टिकट उनका बदल दिया गया। पेहोवा सीट पर सबकी नजर है कि यहाँ पर क्या होगा। सिख डोमिनेटेड सीट है। पेहोवा की गांधी जी क्या तस्वीर है? देखो, यहाँ मनदीप चट्टा कांग्रेस की टिकट पर हैं,
और अजराना की जो बात कर रहे हैं, उनका एक फोटो वायरल हो गया था जिसमें वो पाकिस्तानी सेना के साथ नजर आ रहे हैं। और ये एक दबाव था पार्टी पर भी, बीजेपी पर भी, कि अगर ऐसे कैंडिडेट को आप टिकट दे रहे हो, वैसे तो आप राष्ट्र की बात करते हो, और कैंडिडेट अगर आपका ऐसा कि जो पाकिस्तानी फौज के साथ फोटो खिंचवा रहा है, तो उससे बड़ी फजीहत होती और ये पूरे स्टेट में फजीहत होती। तो उन्होंने इसको भांप लिया और उसका टिकट जो है वापस करवा दिया। वो आपको पता ही है बीजेपी की स्ट्रेटजी, कि वो टिकटों का वापस जब कराया जाता है तो क्या कह के कराया जाता है। अब वहां पर भाजपा ने डीडी शर्मा को चुनाव मैदान में उतारा है, और मैं वहां पर जाके आया हूँ पेवा विधानसभा क्षेत्र में। पहले मुझे लग रहा था कि वहां पर मनदीप चट्टा बड़ी अच्छी पोजीशन में है, क्योंकि उनके पिताजी जो हैं हरमिंदर सिंह चट्टा, उन्होंने काफी डेवलपमेंट वहां पर कराया था। लेकिन जो पेवा से अब कैंडिडेट उतारे गए हैं डीडी शर्मा, उनको भी हम कम नहीं आ सकते। मुझे लगता है कि ये सीट फंसी हुई है, और ये सीट अगर मेरी राय ली जाए तो मैं इनको बराबर बराबर तोलूंगा कि आज की स्थिति में दोनों बराबर खड़े हैं, और ये सीट कोई भी 1000-2000 के मार्जिन से निकाल सकता है। पेहोवा में आपको क्या लगता है, बराबर बिल्कुल है या किसी को थोड़ा बहुत एज है? पेहोवा में देखिए, संदीप सिंह के जाने के बाद संदीप सिंह पे कंट्रोवर्सी हो गई थी, वो एक्यूजेशन लगे थे, और वो सरकार को बाद में अल्टीमेटली टिकट काटा है तो मान ही लिया है कि ये नुकसानदेह हो सकता है। तो पेहोवा में मनदीप चट्टा ठीक है कैंडिडेट, उनका मतलब एक वहाँ पे उनके फादर साहब वहाँ से एमएलए रहे हैं, वो स्पीकर भी बने हैं हरियाणा विधानसभा के। तो उसके बावजूद बीजेपी ने अगर वहाँ पे नॉन जाट, क्योंकि डीडी शर्मा को वहाँ भेजना ये कोई डिसीजन इसलिए भी लिया गया कि डीडी शर्मा कुरुक्षेत्र थानेसर में नुकसान कर रहे थे बीजेपी को, और वो वहाँ से इंडिपेंडेंट लड़ने की बात कर रहे थे। तो बीजेपी को लगा कि अगर ये थानेसर से इंडिपेंडेंट लड़ते हैं तो ये सीट भी हम हार सकते हैं, तो इसलिए भी डीडी शर्मा को वहाँ भेजा गया। और दूसरा, ब्राह्मण वहाँ कास्ट काफ़ी डोमिनेटिंग है। ओमकार शास्त्री पिछली बार चुनाव लड़े थे वहाँ से इंडिपेंडेंट, उनको काफ़ी वोट मिला था। तो अगर तो वहाँ कास्ट फैक्टर चलता है फिर तो थोड़ा सा डीडी शर्मा को वहाँ पे फायदा मिल सकता है। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें, वो सिख डोमिनेटेड सीट है वो भी, तो वहाँ पे कांग्रेस को थोड़ा सा आप अपर हैंड दे सकते हैं। यहाँ पर कांग्रेस को अपर हैंड नीरज भाई ने दिया, गांधी जी ने बिल्कुल बराबरी का बता दिया। अब आखिरी सीट पर आते हैं, सबसे हॉट सीट मुख्यमंत्री मैदान में है, लाडवा। लाडवा पर जरा समझते हैं, बड़ा मुकाबला रोचक है। मेवा सिंह मैदान में है, और मेवा सिंह का इंटरव्यू भी हमने आपको सुनाया था। लेकिन मेवा सिंह क्या, हर प्रत्याशी कहता है हम जीत रहे हैं, मजबूत हैं। मेवा सिंह ने क्या कहा, अभी उसको किनारे कीजिए। गांधी जी और नीरज भाई क्या कह रहे हैं उसको जरा सुनिए। लाडवा की क्या तस्वीर है? देखिए, लाडवा से जो नायब सिंह सैनी है वो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, और करनाल से वो लड़े थे पिछली बार बाई इलेक्शन, तो वो लड़ना चाहते थे करनाल से, लेकिन पार्टी ने उन्हें लाडवा में भेज दिया। तो लाडवा कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र में आता है, इसलिए शायद उनको वहां भेजा गया है। पहले उनका कोई वहां पर बहुत बड़ा जनाधार नहीं है। उसकी वजह ये है कि वहाँ सैनी वोटों की संख्या बहुत ज़्यादा है, बैकवर्ड वोटों की संख्या ज़्यादा है, पंजाबी और बनिया भी काफ़ी संख्या में वोट वहाँ पर है, जाट वोटों की संख्या भी काफ़ी है। लेकिन जो जाट वोट हैं वो शायद बट जाएगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मेवा सिंह खड़े हैं और एक सपना बड़शामी खड़ी है, शेर सिंह बड़शामी की जो बहू है वो खड़ी है। मुझे लगता है ऐसा कि ये जाट वोटों में डिवीजन होगा, और ये नायब सिंह सैनी के लिए राह को आसान करेगा, क्योंकि कुछ सेफ सीट समझकर ही वो वहां पर गए होंगे। ऐसे तो गए नहीं होंगे कि अगर मुख्यमंत्री ही हार जाए फिर तो स्टेट में कुछ बचता नहीं ना। अगर और 2 सीटों से लड़ नहीं रहे, एक ही सीट से लड़ रहे हैं, तो वो पूरा जोर लगाएंगे, वो जोर किसी भी तरह का हो। वहां पर जो सिख हैं और जो जाट कम्युनिटी है वो एक तरफा, मतलब वो डिवाइड कर रही है मेवा सिंह में और साथ ही साथ सपना में। तो सपना कितना डैमेज कर पाती है, कितने वोट ले जा पाती है, क्योंकि अगर वो चुनाव में खड़ी हैं तो अपनी फजीयत तो कराना नहीं चाहेंगी, वो या तो खड़े ही ना होते चुनाव में। शेर सिंह बड़शामी एक वहां का बड़ा नाम माना जाता है, तो फजीयत कराने के लिए नहीं खड़े होंगे चुनाव में। कुछ वोट तो वो तोड़ेंगे ही तोड़ेंगे, वो 5000 तोड़े, वो 10,000, वो जितना भी डेंट मारेंगे वो मेवा सिंह को डेंट मारेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि जाट वोटों का रुझान दोनों तरफ जाएगा। और ये नायब सिंह सैनी सीट निकालने में मुझे नहीं लगता कि कोई उनको बहुत ज्यादा मुश्किल होगी। लेकिन इसमें एक जानकारी मिली नीरज भाई, कुछ मैं वहां गया भी था,
कि जैसे इधर सपना बड़सामी है वैसे ही बीजेपी के वोटों में सेंधमारी करने के लिए गर्ग साहब भी हैं। उनकी भी बड़ी चर्चा है और बड़ा जोर-शोर से प्रचार कर रहे हैं। दूसरी एक जानकारी कि कुछ अंदर खाने शायद शेर सिंह बड़सामी यानी सपना बड़सामी परिवार उनकी बहू और मेवा सिंह, थोड़ा-सा कुछ न कुछ कोई आपस में हल निकला है शायद अंदर खाने। तो अगर ये तस्वीर बनती है फिर क्या कुछ बदल सकता है? क्या रास्ता मुश्किल हो सकता है नायब सिंह सैनी का? देखिए, संदीप गर्ग अब तक बीजेपी के थे और ईडी की रेड उनके यहाँ पड़ी है। बहुत मोटा बताया जा रहा था कि पैसा-पूसा वहाँ से मिला है। कोई फर्जी कंपनी का, शेल कंपनीज का मामला था उनका। तो उसके बाद संदीप गर्ग यकायक खड़े हो जाते हैं रात को और कहते हैं कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। उसमें बीजेपी ने कोई एफर्ट्स तो ज़रूर किए होंगे उनको मनाने के, क्योंकि वहाँ पे ना सैनी और जाट ये तो लगभग बराबर वोट हैं, थोड़े सैनी ज़्यादा ही हैं। और अगर बनियों में अगर डेंट लग जाता है तो डेफिनेटली ये बीजेपी के फेवर में नहीं जाएगी चीज़। और दूसरा, संदीप गर्ग क्या कर रहा है? संदीप गर्ग उस एरिया में 5 रुपए में खाना खिला रहा है 10-12 जगह पे, और वो छोटा जो तबका है उस पे काफ़ी फोकस रख रहा है। तो वो तैयारी कर रहा था, इसका मतलब कि काफ़ी टाइम से। तो संदीप गर्ग नो डाउट अगर वो चुनाव तरीके से लड़ रहा है, लड़ना चाहता है, तो वो नुकसान कर सकता है बीजेपी को, बिल्कुल। और दूसरा, आपने जैसा कहा कि मेवा सिंह में और इसमें सपना बड़शामी में कुछ इंटरनल कुछ सेटिंग है, कोई बातचीत चल रही है। देखिए, वहाँ पे मैं उस एरिया से बिलॉन्ग करता हूँ और वहाँ पे जाट एक अलग तरह का, मतलब वहाँ के जाट अलग तरह के जाट हैं। वो थोड़ा-सा पॉलिटिक्स पे डिपेंड रहने वाले लोग नहीं हैं। वो अपने डिसीजन अपने आप लेने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं और वहाँ आप जाएँगे भी तो आपको लगेगा लैंड होल्डिंग और ये सब चीज़ें बहुत बढ़िया है, बेस्ट फर्टाइल एरिया है वो। तो पॉलिटिकली डिपेंडेंट ज़्यादा ना होने की वजह से ना मुझे लगता है कि सपना बड़शामी बिल्कुल गांधी बाई की बात बिल्कुल सही है कि वो जितना भी तोड़ेगी, वोट तोड़ेगी तो वो कांग्रेस का ही। लेकिन अगर उनमें म्यूचुअली कुछ हो जाता है, तो अगर जाट एक यूनाइट हो जाता है तो बिल्कुल वो फिर नायब सैनी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और दूसरा, एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट और भी वहाँ पे खड़ा है, चीमा उनका सरनेम है, पूरा नाम मैं नहीं जानता हूँ। वो सिख कैंडिडेट हैं और वो भी सिख वोट तोड़ने के लिए एफर्ट्स कर रहे हैं। तो अगर ये सारी चीज़ें धरातल पे आ जाती हैं तो थोड़ा-सा नायब सैनी को फ़ायदा है। अगर वोट नहीं टूटता है, जाट यूनाइट रहते हैं, तो फिर मुझे लगता है कि काफ़ी टफ फाइट है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपस में कुछ डील हो जाए, बात सहमति भी बन जाए और एक रात पहले इशारा हो जाए? शायद ऐसा है कि अगर जाटों में एक बार रात में ही इशारा 24 घंटे पहले भी हो गया कि नहीं भाई, चलो मेवा सिंह के साथ ही। हाँ, ये बिल्कुल हो सकता है। अभी आप देखिए लोकसभा चुनाव में भी ये 70,000 वोट अगर अभय चौटाला ना लेते तो वहाँ से आम आदमी पार्टी जीत जाती। तो ये वोट डिवाइड हुआ है, उसी वजह से वहाँ पे नवीन जिंदल जीते हैं। अगर ये वोट जाट कम्युनिटी ये डिसाइड कर ले, क्योंकि ना अब वो चुनाव हो गया कास्ट पे। अब वो जाट वर्सेस सैनी का एक वहाँ पे नैरेटिव चलाया जा रहा है। तो उस नैरेटिव में जाट मुझे लगता है कि ज़्यादा खरे उतर पाते हैं, कि उनमें अंदर थोड़ी-सी ये रहती है कि भई, और आपस में होता तो बात अलग थी, लेकिन अब ये सैनी वर्सेस जाट है तो अब हमें पता है कि कौन जीत रहा है। अब सपना बड़सामी जिताऊ कैंडिडेट तो है नहीं कि वो कहीं जीत जाएँगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर उनको लगता है कि भई ये वोट खराब करने के बजाय आप फाइट में रहें, फाइट में वोट दें, तो वो अगर स्थिति बनती है तो बहुत मुश्किल होगा नायब सैनी के लिए। रास्ता ये लाडवा के रहने ही वाले हैं नीरज भाई और गांधी जी। लाडवा पर थोड़े-थोड़े से मतलब कुछ मिलता है, कुछ डिफर करता है, विचार दोनों हैं। लाडवा पर निगाह सबकी है और हम तो खुद गए थे वहाँ पर, जहाँ-जहाँ हमने खासकर जाट डोमिनेटेड एरियाज़ में बात की, उन्होंने कहा एक साथ मेवा सिंह के साथ ही हम रहेंगे। यहाँ तक कि मुझसे निजी रूप से कैमरे पर नहीं आए, कुछ सैनी लोगों से मुलाकात मेरी हुई थी और वहाँ पर बाकायदे वो प्रचार में जुटे हुए सैनी थे, कैमरे पर नहीं आए। कहे कि 20% सैनी मेवा सिंह के साथ आएँगे। अब ये कितना हकीकत है, कितना फसाना है, ये तो पता चलेगा 8 को। लेकिन अगर 20% सैनी उस बात में दम है, तो लाडवा का खेल भी बड़ा रोचक हो सकता है। फिलहाल 13 सीटें, करनाल, कैथल और कुरुक्षेत्र की 13 सीटें, इन 13 सीटों का मैंने हिसाब-किताब आप तक पहुँचाया। बस मैं माध्यम था, देवेंद्र गांधी जी और नीरज भाई। इन्होंने पूरा विश्लेषण किया है। इंतजार कीजिए, 5 तारीख को लोकतंत्र का महापर्व हरियाणा में है।
इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए। 8 तारीख को तस्वीर साफ हो जाएगी। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए। अगले जिले में फिर वहां के स्थानीय पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार जो वर्षों से वहां की सियासत को, सियासी समीकरणों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उनके जरिए वहां की हकीकत को आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। नमस्कार।